हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, आज है अपने पास 10 दिसंबर और एग्जाम है 26, 27 या 28 दिसंबर में से किसी दिन अपना केमिकल साइंस का। तो अभी ना आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको लास्ट मिनट में रिवाइज करके ही जाने हैं। जितना टाइम आपके पास बचा हुआ अभी 10 से 15 दिन का, उसमें आपको सिर्फ रिविजन करनी है। इस टाइम पे बहुत सारे मेल्स देख रही हूँ, इसमें स्टूडेंट्स ना इसलिए कन्फ्यूज हैं, इसलिए परेशान हैं कि हमने बहुत सारे चैप्टर्स नहीं किए हुए। मैंने अभी रिसेंटली एक मेल देखा था कि मैंने मेन ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, मैंने इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल्स कवर नहीं किया, हिट्रो कवर नहीं किया, क्वांटम नहीं कवर किया। तो मैं आपको ना ये बोलूँगी, आपने ना चाहे जो मर्जी चैप्टर्स कवर ना किए हों, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, टेंशन आप उन चैप्टर्स की लेके बैठे हैं जो आपने कवर नहीं किए हैं। आपको टेंशन उन चैप्टर्स की होनी चाहिए जो आपने कवर किए हुए हैं, क्योंकि जो आपने नहीं कवर किए हुए वहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको देखते ही लीव करोगे, वो तो आपको टाइम भी नहीं वेस्ट करवा रहा। लेकिन सपोज करिए आपने केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको टेंशन अभी ये चल रही है कि मैंने क्वांटम केमिस्ट्री कवर नहीं किया, केमिकल काइनेटिक्स आपने अच्छे से कवर किया हुआ है, एक सिंपल सा क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिला, आप इसी प्रेशर में वो क्वेश्चन गलत करके आ गए। तो क्वांटम ने कोई लॉस नहीं कराया आपका, लेकिन काइनेटिक्स जो आपने पढ़ा हुआ था प्रेशर की वजह से आप वो गलत करके आए हैं। तो इस टाइम पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी सिर्फ एक बात मानिए, जितने चैप्टर्स आपने अभी तक कवर किए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। और कोशिश ये करनी है कि जो चैप्टर हम पढ़ के जा रहे हैं वहाँ से सपोज करिए 10 क्वेश्चन अगर आए, वैसे किसी चैप्टर से 10 क्वेश्चन आते नहीं, बट एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, सपोज करिए काइनेटिक्स से अगर आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो आप कोशिश करिए कि अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से कवर किया है तो मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। तो हमें इस लेवल की रिवीजन करनी है। तो लास्ट टाइम पे अभी जितना टाइम बचा हुआ है उसमें आपको ये करना है कि आप रिवीजन अच्छे से करेंगे। और रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो चैप्टर पढ़े हमने वो तो आपको रिवाइज करने ही है, उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर चैप्टर में आपका वीक एरिया कौन सा है। जैसे क्योंकि मैंने एग्जाम्पल उठाया लेट्स से काइनेटिक्स का ही, तो काइनेटिक्स की बात करते हैं। आपको लग रहा है कि मैंने काइनेटिक्स अच्छे से रिवाइज किया, मुझे आता है, मैंने असाइनमेंट भी सॉल्व कर रखे, मैंने टेस्ट भी दे रखा है, और मैं आपसे पूछती हूँ इसका आपका इस वाले चैप्टर में आपका वीक एरिया कौन सा है, आपको मुझे सब आता है, और फिर मैं आपसे पूछूँ कि अच्छा मुझे बताओ कि क्वांटम फील्ड कैसे निकालते हैं, है ना, फिर आप कहोगे ये वाला तो वो टॉपिक है, इसमें ना हर बार मेरे क्वेश्चन गलत ही होता है, मुझसे कभी सॉल्व ही नहीं होता। इसका मतलब यही तो आपका वीक पोर्शन है कि जब भी क्वेश्चन आता है आप कंफर्टेबल फील नहीं करते उस क्वेश्चन के साथ, या फिर आपको लगता है कि ये तो गलत होना ही है और वो गलत हो भी जाता है। तो आपको ना हर चैप्टर में ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, सब क्यों होते हैं, मैं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, मेरे भी हर चैप्टर में कुछ 2-3 वीक टॉपिक होते हैं, जहाँ से जब क्वेश्चन आएगा तो या तो मैं उसको गलत सॉल्व करूँगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर मुझे टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। तो ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो आपको ना इस टाइम पे ये भी एनालाइज करना है कि आपने चैप्टर रिवाइज तो कर लिए, लेकिन हर चैप्टर में आपका वीक पोर्शन कौन सा है। तो जब आप एक फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, आपको ना वो वाले जो वीक पोर्शन आपके हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है, कि बाकी चैप्टर को अगर आपने पूरे एक फ्लो में पढ़ दिया है पूरा का पूरा, तो जो भी आपके वीक टॉपिक है उस पर रुकना है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, वहाँ पे ध्यान से देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, अब ये चाहे ऑर्गेनिक में हो, इनऑर्गेनिक में हो या फिर फिजिकल में हो। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप रिविजन अच्छे से नहीं करते ना, तो उस टाइम पे फिर वही होता है, आप सपोज करिए आपने नेम्ड रिएक्शन या फिर रिएजेंट्स के प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किए, और बाय चांस आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ने में इतना बिजी हो गए लास्ट में कि आपको ऑर्गेनिक पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, और आप रिएजेंट और नेम रिएक्शन फॉर एग्जांपल रिवाइज नहीं कर पाए। अब अगर आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया, मान लो कोई बहुत बेसिक रिएक्शन भी पूछे आपसे और आपको पता है, लेट्स से आपको पता है कि वो बैकमैन रीअरेंजमेंट है, लेकिन आपने उसको देख भी लिया, सॉल्व भी कर लिया, अब ना हिम्मत नहीं होती एग्जाम में, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने कर तो लिया है लेकिन मैंने तो रिवाइज ही नहीं किया बहुत पहले से, तो मैं श्योर ही नहीं हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने ठीक किया होगा या नहीं किया होगा। ये प्रॉब्लम हो जाती है जब आता हुआ भी छोड़ के आते हैं। इसीलिए इस टाइम पे आप ये चीज़ सोचना बंद करिए कि मुझसे ये भी नहीं हुआ, मैंने ये भी रिवाइज नहीं किया, या सॉरी मैंने ये भी कंप्लीट नहीं किया, मेरा ये वाला चैप्टर भी रहता है, मैंने टेस्ट भी नहीं दिया। आप ये सोचो आपने कितना कंप्लीट किया है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए होंगे ना, आपको पहले उनको रिवाइज करना है, ताकि वहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे आप वो अटेम्प्ट कर पाएँ। आपको 100% सिलेबस कवर करने वैसे भी कोशिश नहीं करनी है, करने का फ़ायदा ही नहीं होता है। जब हमें पता है कि पार्ट सी में जहाँ पे हमारे 100 मार्क्स हैं, तो वहाँ पर हमें 60 में से 25 क्वेश्चन करने हैं अटैम्प्ट। तो वैसे भी अगर आपको 35 क्वेश्चंस नहीं भी आते होंगे तो फ़र्क ही नहीं पड़ना ना, आपको अपने बेस्ट 25 निकालने, वो तो आप वैसे भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 60 to 70% सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है और जैसे आपने रिवीजन करी है, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं, आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे एग्जाम में। और ये फैक्ट भी होता है, जो भी स्टूडेंट 100% सिलेबस कवर करने के पीछे जाता है वो सिर्फ सिलेबस ही कवर करता रहता है, फिर उसको जो अटैम्प्ट करने पर आता है क्वेश्चन एग्जाम में, उसको हर क्वेश्चन पर डाउट होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जितना आपने पढ़ा हुआ है अभी तो अच्छे से रिवाइज करिए, जो भी आपके वीक टॉपिक है उसमें उसको और ध्यान से पढ़ना है।
और इसके साथ साथ लास्ट में आप कोशिश करना कि आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है किसी भी प्लेटफॉर्म की, तो फुल लेंथ टेस्ट आपको कम से कम 1 या 2 लास्ट में अटैम्प्ट करके ही जाने हैं। अगर आपको लग रहा है टाइम बहुत कम है हमारे पास, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें मान ली आपकी, समझ आ रही है बातें, लेकिन रिवीजन करने के बाद आप लास्ट में 1 या फिर 2 फुल लेंथ टेस्ट पक्का देकर जाएंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप स्ट्रेटेजी कौन सी अप्लाई करने वाले हो एग्जाम में। जैसे आप सपोज करिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पहले से आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, आप पहले पार्ट सी अटैम्प्ट करो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम एकदम फ्रेश मूड में होते हैं, तो वहाँ पे ना एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपको पार्ट से अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 25 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो वो 100 मार्क्स मिल रहे हैं वहाँ से। तो पहले पार्ट सी करिए, देन पार्ट बी करिए, उसके बाद पार्ट ए पे आइए। ये स्ट्रेटजी आपको हमेशा बताती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हर स्टूडेंट पे अप्लाई होगी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री से ज़्यादा मैथ्स में कंफर्टेबल हैं, वो पहले एप्टीट्यूड करते हैं, उसके बाद पार्ट बी करते हैं, फिर पार्ट सी करते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं, फिर पार्ट सी करते हैं, पार्ट ए करते हैं। तो ये हर किसी के लिए अपना बेस्ट होता है, आपको ढूंढना है कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो भी सिर्फ सुन के कि पहले पार्ट सी करेंगे, फिर पार्ट बी करेंगे, फिर पार्ट ए करेंगे। एग्जाम से पहले कोई और वीडियो दिखी जिसमें किसी ने बोला कि पहले पार्ट बी करना चाहिए, फिर पार्ट सी करना चाहिए, फिर पार्ट ए करना चाहिए, फिर आपके फ्रेंड ने एग्जाम वाले दिन बोल दिया पहले पार्ट ए करके जाइए, उसके बाद बी करना, फिर सी करना, सारी कन्फ्यूजन हो गई। तो आपको ना पहले, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बहुत टाइम से केमिस्ट्री को फॉलो करते हैं और आपको लग रहा है कि मैं सही सजेस्ट करूंगी, तो एक बार आपको पार्ट सी बी ए करके देखना चाहिए, एक टेस्ट में, एक फुल लेंथ टेस्ट में। अगर आपको लगे कि हाँ ये भी सही था, दूसरे वाले टेस्ट में बस खुद के लिए ट्राई करो कि पहले बी कर लेते हैं, देन सी करेंगे, देन ए करेंगे। फिर आप देखो दोनों में से आप बेटर टाइम मैनेजमेंट कौन से वाले केस में कर पाए हो। ठीक है, तो फिर जो भी आपके लिए बेस्ट वर्क करे, आपको फिर वो एग्जाम में फॉलो करना है। फिर कोई कुछ बोलता रहे, आपका फ्रेंड कुछ बोले, कहीं सजेशन कुछ भी आए, कोई सजेशन आता रहे, आपने वही करना है जो आपके लिए बेस्ट वर्क करता है। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से रिविजन करें। और एक और चीज़ है गाइस, इस टाइम है लास्ट मोमेंट पे आप बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, जो आपने पहले भी ज्वाइन किया होगी। कोई फेसबुक ग्रुप होगा, कोई टेलीग्राम ग्रुप होगा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स या फिर बाकी स्टूडेंट्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं कह रही हूँ लास्ट मोमेंट पे ना सारे ग्रुप्स को म्यूट कर दो, किसी का कोई क्वेश्चन देखने की नीड नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने पे ध्यान देना है। कैसे इंक्रीज होगा? जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज करने से। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन ले पाएंगे, जितने आप प्रीवियस क्वेश्चन देख पाएंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो अभी ये ऐसे ग्रुप्स में रैंडम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला उनसे। कुछ नहीं पता किसने बनाया क्वेश्चन, क्या सोच के बनाया, कोई रेफरेंस भी है ना, ऐसे ऐसे बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चन पे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। सोशल मीडिया का यूज़ थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स बहुत टाइम खा जाते हैं, तो इनसे बचना है। अभी लास्ट मोमेंट पे जितना पढ़ सकते हैं मैक्सिमम पढ़िए। ठीक है, तो ये तो थी ज्ञान की बातें जो आपको ध्यान रखनी है लास्ट वाले टाइम पे। अभी बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की। तो लास्ट वाले एग्जाम से पहले मैंने 3 वीडियोस बनाई थी, जिसमें आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक में 20 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, ऐसे ऑर्गेनिक में भी और फिजिकल में भी। लेकिन लास्ट टाइम हुआ ये था कि मैंने एग्जाम से 3-4 दिन पहले वो वीडियोस अपलोड करी थी, क्योंकि एनालिसिस में टाइम लग गया। तो स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि मैम आपको ना पहले करनी चाहिए थी, इसीलिए उन तीनों वीडियो को कंबाइन करके ये वाली वीडियो बनेगी, आप आगे देखेंगे अभी। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगी, मैंने लास्ट टाइम ना 60 टॉपिक्स बताए थे, तीनों से 20-20 टॉपिक बताए थे। तो वहाँ से ना 25 क्वेश्चंस लास्ट वाले एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 25 टॉपिक्स से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। मैं आपको ना दोनों वीडियोस का लिंक दूंगी नीचे। जब लास्ट टाइम मैंने एग्जाम रिव्यू दिया था एग्जाम का, उसमें बताया भी था कि ये 25 टॉपिक्स वो वाले हैं जो मैंने उन वीडियोस में बताए थे, और वहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं, और ऐसा इस बार भी होगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ 60 टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक मिला के, तो आप कोशिश करिए जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो पहले वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेना आप टॉपिक्स का। उसके बाद जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री लेट से पूरी कवर की हुई है, लेकिन फिर भी मुझे 4 से 5 टॉपिक ऐसे दिख गए जो मैंने कवर नहीं कर रखे या बाई चांस मुझसे मिस हो गए, तो आपको वो करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाले वो टॉपिक्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे एग्जाम्स का लास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस करके मैंने ये वीडियोस बनाई थी, तो फिर से आप इसको ध्यान से देखेंगे। और जब भी रिवाइज कर रहे हैं एटलीस्ट कोशिश करना कि इनको एक बार, आप अगर बाकी सबको एक बार रिवाइज कर रहे हो, इन टॉपिक्स को कम से कम 2 बार रिवाइज करो। और आपको लगे कि ये वाला टॉपिक मैंने कवर नहीं किया हुआ था, आपने फिर अलग से भी कवर किया, उसको कैसे कवर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करिए, मैंने बोला कि जो डिबाई-हक्कल वेवलेंथ वाली इक्वेशन होती है, डिबाई-हक्कल थ्योरी जो होती है, जहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं या फिर गामा की वैल्यू निकालते हैं जहाँ से, तो फिर आप ये ध्यान रखिए कि डिबाई-हक्कल में आप गामा निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करता है, उसमें आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, ए जो कॉन्स्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, आपको ये पता होना चाहिए। सपोज करिए आपके लिए डिबाई-हक्कल थ्योरी नया टॉपिक है, आपने नहीं पढ़ा हुआ, कोई क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं किया हुआ, लेकिन आपने यहाँ पे वीडियो में देख लिया वो लिखा हुआ। कैसे करेंगे? सबसे बेस्ट रहता है यूट्यूब को यूज़ करना है।
जाके वहाँ पे टाइप करिए सर्च में डिबाय-हक्कल थ्योरी, आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी, उनको रैंडमली देखना शुरू करिए, जिसमें आपको समझ में आए उसको पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, जो फॉर्मूला है उसको देख के काम खत्म। आपको ये 2 क्वेश्चन भी यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आपको वो वाले टॉपिक कंप्लीट कर लेने जो बाय चांस आपके मिस हो गए हैं। और आपको लगे अगर कि सपोज मैंने ऑर्गेनिक पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पे देख लिए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ कुछ रैंडम कंप्लीट कर लेता हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे अलग से मतलब ये 4-5 टॉपिक की टेंशन लेने की नीड नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है वो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ऑर्गेनिक कंप्लीट करी हुई अच्छे से, लेकिन मैंने लेट्स से हेटेरोसाइक्लिक वाला पोर्शन छोड़ा हुआ है, तो वहाँ से जो भी यहाँ पे टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। तो ये वाली वीडियो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बनाई गई है, इससे आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको लास्ट में यही बोलूँगी, जितना टाइम बचा हुआ अच्छे से रिविजन करनी है। फुल लेंथ टेस्ट लास्ट में कम से कम 1 या 2 आपको अटेम्प्ट करके जाने ही हैं। हर चैप्टर के आपको वीक एरियाज देखने हैं, और रैंडम ग्रुप्स में रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कर दो। सिर्फ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन पर फोकस करिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है कहीं पर, उन पर फोकस करिए, क्योंकि वो फिर भी रेलिवेंट होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात। और बाकी जो जे केमिस्ट्री आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके पास प्रीवियस ईयर के वीडियो सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, आपके टेस्ट सीरीज की वीडियो सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगी कि स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको लग रहा है कि मैंने पूरी रिवाइज कर ली लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो जो भी आपके मिसलेनियस असाइनमेंट्स है ना, कुछ मत करो, सिर्फ डेली बेसिस पे ऐसे टाइम टेबल बना लो कि मुझे 2 घंटे मिसलेनियस असाइनमेंट के सॉल्यूशन देखने हैं। सिर्फ आप सॉल्व मत करो, आप सिर्फ वीडियो को प्ले कर दो, 2x की स्पीड में प्ले करो, और सिर्फ देखो फटाफट से मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ क्वेश्चंस को, आपकी उसी से रिविजन हो जाएगी। फिर जब नया क्वेश्चन आएगा आप उसको देख पाओगे, ठीक है ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेटजी जे केमिस्ट्री आपके स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं। आपके पास हर एक वीडियो सोल्यूशन है। तो अगर आप अभी लास्ट में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सारे असाइनमेंट सॉल्व कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले किए हुए एक बार, तो कुछ मत करो, सिर्फ वीडियो प्ले कर दो, स्पीड को बढ़ा के 2x कर दो, जो 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे करके भी करते हैं तो आप पूरे असाइनमेंट्स को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। और ये वाली स्ट्रेटजी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वर्क करी भी है पहले, तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके 60 टॉपिक्स देखेंगे, इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो जब भी आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, इन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, एंड आई एम वेरी श्योर आपकी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि बार बार पूछ रहे हैं, इस बार भी पूछेंगे, नया थोड़ी ना बन जाएगा पेपर कुछ भी, ठीक है। और कुछ कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि नेट का सिलेबस चेंज हो गया, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे का वैसे है। एक मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग दिखी थी जिसमें बोला हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है नेट में, ऐसा कुछ नहीं है। CSIR में नेगेटिव मार्किंग है, जो ऑफिशियल ब्रोशर आया उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। 60 क्वेश्चन में आपको 25 करने हैं पार्ट सी में, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, गलत हुआ तो 1 नंबर नेगेटिव में जाएगा। ऐसे जो पार्ट बी और पार्ट ए है, उसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट बी में 40 में से 35 करने हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, अगर गलत हुआ 0.5 मार्क्स जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पार्ट ए में भी आपको 20 में से 15 करने हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है, अगर गलत हुआ तो फिर 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रही हूँ लास्ट मोमेंट पे कोई सिलेबस चेंज नहीं करता। अगर CSI को चेंज करना होता, उसका नोटिफिकेशन बहुत पहले आती है आपके पास। तो मैं कह रही हूँ रूमर से आपको बचना है, टाइम नहीं वेस्ट करना, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो सिर्फ सब कुछ बंद करके जितना पढ़ा हुआ उसको अच्छे से रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर ध्यान दीजिए, रिविजन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और लास्ट में फुल एंड अटेम्प्ट करके जाना। ये वाली वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट इस वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, अभी तो मैंने टॉपिक्स ही अपने अकॉर्डिंग मेंशन किए हैं यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल के साथ साथ कुछ फॉर्मूले भी बताते हुए चलूँगी। बट अगर आपको लगे कि ये जो हमने टॉपिक मेंशन किया है, फॉर्मूला आपने बताया बट ये हमने नहीं पढ़ा, तो अगर हमें पढ़ना है या कौन से स्पेसिफिक टॉपिक की आप बात करें, अगर किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन होती है, आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछना, आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है मोल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, देखो जनरली आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे तो वो आपका एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में आए या फिर उससे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में भी आए, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या होती है उसमें, सिंपल जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, मतलब एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट कुछ ऐसा था कि कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ से CO2 रिलीज हो रही है। अब कार्बन था या फिर हाइड्रोकार्बन था, कुछ ऐसा था यहाँ पे, इसको मतलब बर्न किया था। तो मेन पॉइंट ये है, हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होती है पहले, उसके हिसाब से देखना होता है कि चलो ठीक है, इस इक्वेशन में हमारा 1 मोल यहाँ पे कंज्यूम हुआ, 1 मोल ही बन रहा है, तो जितने ग्राम कार्बन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करके सिर्फ थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करना होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार ऑलमोस्ट एक तो देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो फिर बेसिक टाइट्रेशन से पूछते हैं। जैसे आपकी सिंपल जो एसिड बेस टाइट्रेशन होती है, वहाँ से भी पूछ लेते हैं कि जैसे सपोज करिए कि हमने लेट्स से 0.5 मोलर हमने NaOH लिया था,
0.5 मोलर लिया था 20 ml, ठीक है, 20 ml NaOH लिया, इसको हमने टाइट्रेट करवाया विद ऑक्सैलिक एसिड। सो लेट्स से वहाँ पे 10 ml कंज्यूम हो गई, मतलब 10 ml पे पूरा वो न्यूट्रलाइज हो गई, रिएक्शन एंड पॉइंट आ गया। तो आपको बताना है कि उसकी मोलैरिटी कितनी है ऑक्सैलिक एसिड की। कुछ ऐसे क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो वहाँ पर ना कुछ कुछ बहुत ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको लगेगा कि इस वाले वीडियो में मैंने कुछ इजी टॉपिक्स बताएं, तो बात इजी या डिफिकल्ट की नहीं है, मैं सिर्फ वो बताएं जो ऐसे वाले टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना फ्रॉम हाफ लाइफ मेथड। जैसे आपने अपने प्रिपरेशन टाइम में देखा होगा, जो टी हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू A0 टू द पावर n-1, एन आपका ऑर्डर है, तो हम इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे दो डिफरेंट टाइम दे रखे होंगे, टी हाफ दे रखे होंगे, दो डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आएंगे, वहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला ना बहुत बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो आपको ये भी माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्टिवेशन एनर्जी, ये पक्का आता है, घुमा फिर आके दो तीन तरह से पूछते हैं। तो एक तो ये सिंपल अपना अरहेनियस इक्वेशन से निकलेगा, एक तो अपनी सिंपल ये वाली इक्वेशन है, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बेसिक इक्वेशन यही है बट इसको घुमाते फिर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर्स दे दें, ठीक है, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा अगर तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज करेगी, है ना। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपको दो अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू देंगे और फिर आपसे कैलकुलेट करवाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते हैं, मेरी रिविजन हो जाएगी। log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। इसी के साथ साथ इसको एक तरीके से और पूछते हैं कि ये वाला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। जैसे सपोज करो आपको दे दिया उन्होंने, यहाँ लिखते हैं ऐसे कुछ दे दे, K इफेक्टिव है लेट्स से K1 इंटू K2 बाय में K3, ठीक है। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी है इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो कैसे करेंगे, जो ऊपर वाले हैं रेट कांस्टेंट उसके हिसाब से आपको एक्टिवेशन एनर्जी लेकिन को प्लस करना है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी की, सो दिस विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 और नीचे वाले को माइनस कर देते हैं माइनस E3। इस तरह से भी पूछते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पे अभी जो सितंबर में एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था, उसमें ग्राफ से पूछ लिया था, कुछ ग्राफ आपको ऐसे दे रखा था, इसके हिसाब से आपको लगता है कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की क्या है, ठीक है। और इसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी आता है, निकालना वही है, आपको हर एक केस में एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। बट इस वाले केस में क्या है, सपोज आपको ये वाली इक्वेशन दे दी, अब ना जो आपकी अरहेनियस इक्वेशन है उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर कंपेयर करके कैलकुलेट कर लेंगे अपनी वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये भी ना काफ़ी फेवरेट टॉपिक है CSIR नेट का, बहुत बार पूछते हैं, तो ये बेसिक फॉर्मूला आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये देखो, केमिकल काइनेटिक्स में ही एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस, यहाँ से आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे आपके जो एब्जॉर्बेंस के दो तीन फॉर्मूले वो आपके माइंड में होने चाहिए। स्पेसिफिकली ये वाला पूछते हैं, ये इसमें करते हैं ये कि दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं, उसके आपसे ओवरऑल एब्जॉर्बेंस पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें काम आती हैं कि जो एब्जॉर्बेंस होती है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है और जो ट्रांसमिटेंस है वो एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये एप्सिलॉन है ये सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या है, वेवलेंथ। जैसे ही वेवलेंथ चेंज होगी तो फिर एप्सिलॉन की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। और फिर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी होती है, उनको मिक्स कर दिया, आपको जो कंबाइंड सोल्यूशन बना है उसकी निकालनी होती है एब्जॉर्बेंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर बात करें एंजाइम कैटालिसिस, ये वाला टॉपिक ना अगर आप 2011 से लेके 2016-17 तक के पेपर देखना, आपको हर एक पेपर में 4 मार्क्स में एंजाइम कैटालिसिस पक्का मिलता है। फिर बीच में ये 1-2 साल तक गायब हुआ, नहीं पूछा गया यहाँ से, अब फिर से आ रहा है, ठीक है। तो जो ये वाला टॉपिक है काफ़ी फेवरेट रहता है CSIR नेट का, आपको आना चाहिए। इसमें क्या है, एंजाइम कैटालिसिस में स्पेशली ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन आपको आनी चाहिए, जिसमें हम क्या बोलते हैं, R इज इक्वल टू Rmax इंटू S अपॉन S प्लस KM। KM क्या है आपका, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो बात ये है, अब ना क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इक्वेशन पता होती है बट ये नहीं पता है कि ये S क्या है, Rmax क्या है, R क्या है, KM क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जो ये KM है अपना, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन की ही यूनिट होती है।
ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये वाली इक्वेशन, इसके अलावा इसी टॉपिक में जो इसका रेसिप्रोकल करके थोड़ा सा रीअरेंज करके एक अपना लाइन वीवर वर्क प्लॉट होता है, उससे रिलेटेड जो भी ग्राफ बन सकते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सो टॉपिक अपना वही रहेगा एंजाइम कैटालिसिस का। इसके अलावा अगर हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, वैसे तो क्वेश्चन चेंज भी होते हैं, बट यहाँ से जो अपने ये ना लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इक्वेशन अपनी वही होती है थीटा इज इक्वल टू KP/1 + KP, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है या फिर नॉन डिसोसिएटिव, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें पॉलीमर केमिस्ट्री की, पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत छोटा टॉपिक है, चैप्टर भी बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ से ना क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो हर बार देखने को मिलता है। तो अगर टाइम है अभी और आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपको पढ़ने का मन है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी लास्ट वाले डेज में कुछ भी नया पढ़ना अवॉइड करो। बट अगर आपने पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो जो कैलकुलेशन है, नंबर एवरेज मोलर मास कैसे निकलेगा, वेट एवरेज मोलर मास कैसे निकलेगा, फिर विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास कैसे निकलेगा, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इनके ऊपर जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो इनको रिवाइज करके जाना। इसके अलावा आजकल एग्जाम में बहुत आ रहा है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक्स प्लस पॉलीमर को कंबाइन करके इक्वेशन आती है। जैसे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम ऐसे n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, A0/A के, A0/AT आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये 1/1 - P के इक्वल भी होता है। P क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या फिर फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये भी निकलवा सकते हैं और आपसे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी निकलवा सकते हैं। आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछ रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मुझे याद है मैंने एक रैंक बूस्टर बनाया था। तो अगर आपको बाय चांस से टॉपिक नहीं आता, बहुत सिंपल है, अगर काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है, पॉलीमर नहीं पढ़ा हुआ, तो आप ये टॉपिक आराम से कर लोगे। जो मैंने रैंक बूस्टर करवाया था ना, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप चेक करना, आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें ग्रुप थ्योरी की, तो ग्रुप थ्योरी में बाकी कुछ आए ना आए, जो कैरेक्टर टेबल है उसकी एप्लीकेशन हर बार एग्जाम में आती है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ से, लेकिन क्या होता है मेन, एक तो जो अपने पास ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है, इसके पोस्टुलेट्स आपसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, इसी की जो एप्लीकेशन है कि जीओटी के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको यूज़ करके आपसे कोई वो पूछ ले। जैसे मान लो कैरेक्टर टेबल है प्रॉपर, तो आपसे पूछ सकते हैं कौन से वाला, यहाँ पे सपोज करो आई या जे से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपको कैरेक्टर आपसे मतलब आई और जे से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर ए से रिप्रेजेंट कर दिया, आपको पता नहीं कि ए की वैल्यू क्या होगी, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर क्या होता है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को आपको इरिड्यूसिबल की टर्म्स में चेंज करना होता है, रिड्यूस करना होता है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कैरेक्टर टेबल दे देंगे और पूछेंगे कौन से वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड है, कौन से वाली फॉरबिडन है। इसके अलावा वाइब्रेशनल मोड्स निकाल दो, या फिर रोटेशनल मोड्स निकाल दो, या फिर ट्रांसलेशनल मोड्स निकाल दो। इसके बाद अगर वाइब्रेशनल मोड्स निकाल ही दिए हैं तो फिर ये बता दो IR एक्टिव कौन सा है और आपका रमन एक्टिव कौन सा है, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन क्या है, एप्लीकेशन है कैरेक्टर टेबल का। तो यहाँ से आपको घुमा फिरा के एक आधा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो फिर आपको ये भी रिवाइज करनी है अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ है तो। इन केस अगर नहीं पढ़ा हुआ, या फिर ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ा था और फिजिकल के कुछ कुछ पोर्शन उन्होंने कवर करे हुए हैं, तो अगर टाइम है सिर्फ अगर, तो इनमें से कुछ टॉपिक अगर आप कवर कर सकते हो यूट्यूब से आप कवर कर लो। बहुत सारे टॉपिक तो मैंने जी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे ही करवाए, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी, अगर बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी प्रिपरेशन में तो नए टॉपिक पे जाना, वरना अभी लास्ट में रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोलरोच लॉ, जिसको इसमें क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्या करेंगे, आपको 2 सॉल्ट का दे देंगे, 1 सॉल्ट का निकालना होगा। अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम में सितंबर में, उसमें भी क्वेश्चन आया है, इससे पहले भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है जो रिपीट हो रहा है बार बार। इसके अलावा डिबाय-हक्केल लिमिटिंग लॉ, इस पे पहले गेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे, अब नेट में भी पूछ रहे हैं। जो ये वाली इक्वेशन है, log ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जेड बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई क्या है यहाँ पे, आयनिक स्ट्रेंथ, तो कई बार आयनिक स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करवाते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेना है, CI/ZI², ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो वहाँ पे फिर उस वाले पोर्शन में एक तो आपका नस्ट इक्वेशन, हाँ यहाँ पे भी ना पता क्या होता है एग्जाम में, हल्का सा चेंज करते हैं। जैसे ई सेल है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस हम लेते हैं 0.0591 बाय में n log ऑफ, अब जो भी आंसर आएंगे वो हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बात ये है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये वाली वैल्यू आई है ना, ये कब आती है, अगर हम टेम्परेचर लेके चलते हैं 298 केल्विन।
अगर ये वाला टेम्परेचर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है फिर तो आप डायरेक्टली वाला अप्लाई करिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन बाय चांस मान लो मैंने टेम्परेचर लिख दिया 300 केल्विन, तो फिर आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ये वाला नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा -RT या -2.303 RT बाय NF, ठीक है। देन log ऑफ जो भी आपकी फ्रैक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये वैल्यू है, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर लिखते हैं 298 केल्विन, फैराडे की वैल्यू पुट करते हैं 96500, तब जाके ये वाली वैल्यू आती है। तो बेसिकली बात ये है, टेम्परेचर चेंज करने से बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, बट ये टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, इसीलिए आप ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपल सी बात है, बट एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। टेम्परेचर बहुत ध्यान से देखना है, अगर 298 केल्विन है तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ आके टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ऐसा हो चुका है ऐसे असाइनमेंट में पहले एक बार, तो अगर पूछते हैं टेम्परेचर का ध्यान रखना बस। इसके बाद क्या होता है कि आपको 2 इक्वेशंस दे दी और वहाँ से थर्ड वाली इक्वेशन की आपसे इनोड सेल की वैल्यू पूछ ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, सपोज करिए कि Fe3+ है, वो रिड्यूस होके बन रहा है Fe, इसके आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है। ऐसे ही जो Fe2+ है वो भी रिड्यूस होके बन रहा है, लेट्स से Fe बन रहा है। तो मान लो आपको निकालनी है कि Fe3+ से अगर हम चेंज करवाना चाह रहे हैं Fe2+ में, तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितनी होगी, मतलब इनोड सेल की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर देंगे, जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो दोनों से मिला के आई है, तो फिर हम ऐसे करके यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है, -NF ई नोट सेल के इक्वल। आई एम वेरी श्योर जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है इस टाइम से लग रहा है कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, तो बेसिक में तो फंसते हैं, ठीक है। बात ये होती है अगर बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आया, बहुत नया क्वेश्चन आया, तो वो सबके लिए नया है, हर कोई उसको देखते ही लीव कर देगा। बात यहाँ पर है कितने सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई अटैम्प्ट करेगा, और जिसका यहाँ पे कोई मिस्टेक होती है, अगर नेगेटिव मार्किंग हुई, तो वो उसकी रैंक पीछे जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात, तो बेसिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, फिर आप के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं, कौन सी वाली होती है। अब जब इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी तो 0 हो गया, सो ई नोट सेल कितना होगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय में n log ऑफ के इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन, है ना। और उसके बाद डेल्टा एच नोट की वैल्यू निकलवाई जा सकती है, डेल्टा एस नोट पूछ सकते हैं, डेल्टा जी नोट मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो ये सारे क्या है, ये आपकी एप्लीकेशन है नर्स्ट इक्वेशन की, आपको आनी चाहिए। हर बार एग्जाम में घुमा फिरा के कुछ ना कुछ तो पूछते ही हैं, है ना, क्योंकि पूरा चैप्टर इन सब का है ना। तो आपको ये वाली चीज़ें देखनी है। इसके अलावा अगर बात करें सॉलिड स्टेट की, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये वाला, डेंसिटी ऑफ यूनिट्स है, जिसमें हम बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। तो इसके ऊपर भी आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बस फंसते कहाँ पर हैं हम, क्योंकि CSIR नेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है ना, वहाँ फंसते हैं। तो बस ध्यान रखना होता है। अच्छा एक और चीज़, अब क्योंकि मैं बता रही हूँ तो ये बता देती हूँ। मान लो जैसे Na की वैल्यू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है कैलकुलेटर नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस पूरी वैल्यू को ही लेंगे और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत लेंदी हो जाएगी। ध्यान क्या रखना है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 6 ले लो, बस काम खत्म, ठीक है। ऐसे ही मान लो R की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको 8 लेके सॉल्व कर देना है, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एक बार ऑप्शंस में नज़र मार लो। कई बार क्या होता है, ऑप्शन इतने पास होते हैं, जैसे मान लो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये ऑप्शंस हैं। अब देखो, आपको ये पता है कि अगर आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ली तो चांसेस हैं कि हो सकता है आंसर 0.3 आना हो, बट आप 0.4 या 0.2 पे पहुंच जाओ। तो इस वाले केस में जब ऑप्शंस में डिफरेंस बहुत कम है, फिर तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेकिन CSIR नेट में क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो ऑप्शंस में बहुत डिफरेंस होता है। मान लो एक 0.2 है और मान लो एक 0.9 है, या फिर मान लो 0.9 भी नहीं होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेट्स से 2.1 है, एक हो गया 5.9 हो गया, और एक हो गया 10 पॉइंट समथिंग। आपको पता है कि ये वैल्यूज बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट लेके कर सकते हो, ठीक है। इसका भी ध्यान है, तो पूरी वैल्यू लेके सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर बात करें सॉलिड स्टेट की ही, तो फिर हाँ, ब्रैग्स इक्वेशन, ये गेट और CSIR नेट दोनों का ही फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन यही है, बस इसी को घुमाना फिराना है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। यहाँ से आपकी वेवलेंथ की वैल्यू पूछ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे d क्या होता है, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस k² प्लस l²। तो यहाँ से आपसे
यूनिट से लेंथ पूछ सकते हैं, फिर इसी का रिलेशन पूछ सकते हैं एटॉमिक रेडियस के साथ, मेंशन कर देंगे बीसीसी लैटिस है या फिर कैसी लैटिस है, और यहाँ से फिर स्पेसिंग बिटवीन प्लेन्स यानी कि डी की वैल्यू भी डायरेक्टली कैलकुलेट करवाई जा सकती है। फिर आपसे पूछ सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा क्या होगा, 2 थीटा क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेशन वही है, बट इससे पूछते हैं क्वेश्चन। ध्यान क्या रखना होता है यूनिट्स का, कि वेवलेंथ कौन सी वाली यूनिट में दी है, डी की यूनिट कौन सी दे रखी है, इनका आपको ध्यान रखना क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दे रखी है। कई बार वैल्यू दे रखी होती थीटा की, उसको हम साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा के प्लेस पे पुट कर देते हैं। कई बार आपको इस तरह से फंसा देते हैं वो, ठीक है। कई बार वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की, हमें यहाँ पे साइन थीटा चाहिए, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। और इसी के साथ साथ ब्रैकेट इक्वेशन से एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, अलाउड या फिर फॉरबिडन डिफ्रैक्शन का। जैसे मान लो बीसीसी है, हमें ये पता है कि कब अलाउड होगा बीसीसी में, अगर h प्लस के प्लस एल की वैल्यू अगर इवन है तो डिफ्रैक्शन अलाउड है, अदरवाइज नहीं है। एफसीसी में या तो एच के एल या तो सारे इवन होंगे या फिर सारे ओड होंगे, तो इन दोनों केस में क्या होगा, अलाउड होगा, सारे या तो इवन या फिर सारे ओड। एससीसी में सारे अलाउड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें थर्मोडायनामिक्स से, तो वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो मैक्सवेल रिलेशन है, जो अपना मैक्सवेल स्क्वायर होता है, ये आपको अगर पता है आप इससे बहुत सारे रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं, अपनी डेरिवेशंस भी बहुत सारी कर सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें स्पेसिफिकली जो इंटरनल प्रेशर है, यानी कि आपका डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, इसकी कैलकुलेशन एग्जाम में बहुत अलग अलग तरीके से पूछी गई है। पहले आइडियल गैस का पूछ सकते हैं, वैन डर वाल्स गैस का पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी एक रैंडम इक्वेशन दे देंगे, उसमें कैलकुलेट करवा सकते हैं कि इंटरनल प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको ये भी आना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे ये फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, तो ऐसे ही जो सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, उसमें क्या निकालते हैं हम, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, तो इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, आप देख के जाएंगे, है ना। और इसके अलावा इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से CSI या नेट में भी और गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडियल मिक्सिंग में क्या होता है, माइनस NR समेशन ऑफ XI ln XI, XI क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और इसके साथ साथ इंट्रोपी चेंज के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो प्रेशर की टर्म्स में हो, चाहे टेम्परेचर की टर्म्स में, या फिर वॉल्यूम की टर्म्स में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बात करें अगर क्वांटम की, सो कॉम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स, फॉर्मूला बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी हर बार पूछते हैं। जैसे आप सपोज करें, अगर हम बात करें दो ऑपरेटर्स हैं, इनका कॉम्यूटेशन निकालने क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, AB माइनस बी है ना। फॉर्मूला यही लग रहा है लेकिन फिर भी ऑपरेटर चेंज होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है, हम गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना है, कॉम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर देख के जाना थोड़ा सा, ठीक है। इस बार भी क्वेश्चन आया है यहाँ से, बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं ये टॉपिक्स। हाँ, आइजन वैल्यूज एंड आइजन फंक्शंस, ये भी क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिल ही जाते हैं, तो ये भी आपको करके जाना है। बस ध्यान रखना, आइजन वैल्यू जो होती है दैट शुड बी अ कांस्टेंट, उसमें वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर बात करें फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उसमें जैसे ये जो है टाइप्स ऑफ रोटेशनल मॉलिक्यूल, जैसे मान लो मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर स्फेरिकल है या फिर सिमेट्रिक टॉप है, जिसमें प्रोलेट एंड ओब्लेट आते हैं, या फिर एसिमेट्रिक टॉप है, तो इसको भी ना कई बार तो ऑप्शंस में पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, या फिर पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ओब्लेट, ठीक है। या फिर क्या होता है, कई बार मैच द फॉलोइंग करवा लेते हैं, तो ये क्वेश्चन भी CSI नेट में काफ़ी फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन की, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं चैप्टर में, बट मैं आपको बता रही हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं बहुत बार, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आता है आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है जैसे सपोज करिए पहले HCl था, ठीक है, और फिर हमने जैसे 35 है, इस बार 37 ले लिया, तो जो B है, B यानी कि रोटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, B वाला ही। B क्या होता है, H/8π² IC, I क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, रिड्यूस्ड मास इनटू में R का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के, और इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करते हैं, फिर ये वैल्यू निकालते हैं B की, ठीक है। ऐसे ही फिर अपना आता है एक टॉपिक जिसमें आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन ही है, उसमें हम निकाल रहे होते हैं कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है, वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो आपको OH की दे दी और आपसे OD की पूछ ली, इसमें क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, 1/2πc स्क्वायर रूट ऑफ K/μ, रिड्यूस्ड मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो ये वाले वो 20 टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से करी, आपको पता होगा ये वाले बहुत क्वेश्चन आपने करे होंगे, अगर प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किया आपको बहुत बार दिखे होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। इसके अलावा आई होप कि अगर आप ये करने के अलावा बाकी आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक मैथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, और वो मैंने यूट्यूब चैनल पे करवाए भी है जे केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी इस वीडियो के, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पहले दे देती हूँ इस वीडियो का। मेन पॉइंट ये है कि वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपको पता है कि रिएजेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम्ड रिएक्शन, इन सबसे कंबाइंड क्वेश्चन भी आते हैं कंबाइंड फॉर्म में, है ना। तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत बार, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिकली बार बार रिपीट होते हैं, वो हम आज वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बोला था, अगर आपको लग रहा है कि इस वाले वीडियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, फिर तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, ऐसे पहले वाली जो वीडियो थी फिजिकल केमिस्ट्री, हमने फिजिकल पढ़ी थी बट वो टॉपिक्स देखने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तो अगर ऐसा सीन है ना, फिर आपको ये वीडियो नहीं देखनी, आप इसको बंद कर दो। जैसे आप अपना पढ़ाई कर रहे थे वैसे पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ से एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर बार देखने को मिलता है। 2 मार्क्स में आए या 4 मार्क्स में आए, बट आता जरूर है, मतलब जनरली आपको देखने को मिलेगा। बहुत कम ऐसा होता है किसी पेपर में ये वाला टॉपिक स्किप कर जाए। ठीक है, तो अब बात ये है कि एसिडिटी और बेसिसिटी को पूछते कैसे हैं। या तो आपसे पूछेंगे पीके वैल्यूज़ का ऑर्डर। ठीक है, आपको 3 से 4 कंपाउंड दे देंगे, उनका आपको पीके वैल्यूज़ का ऑर्डर बताना पड़ेगा। या फिर आपसे पूछ लेंगे जो 4-5 कंपाउंड दे रखे हैं इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है या फिर मोस्ट बेसिक कौन सा है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मेन पॉइंट सिर्फ यही होता है कि जो पीके वैल्यू है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम ऑर्डर सही निकालते हैं, हमें पता होता है कि ये वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन ऐसे करके हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहे होते हैं, और फिर हम ना सेम ऑर्डर वहाँ पे टिक मार्क करके आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर पीके वैल्यू पूछी है तो पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा कंपाउंड, उसकी पीके वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। अभी तक एग्जाम में ना के वैल्यू नहीं पूछी है, अगर के वैल्यू पूछेंगे, के मतलब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो वो पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप समझ रहे हैं, जैसे आप मान के चलो पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस होता है ना। तो सिमिलरली जो पीके है, वो क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ के। ठीक है, यानी कि के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, पीके की वैल्यू उतनी ही कम होगी। जो एसिड जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, दैट मीन्स उसकी के की वैल्यू यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी, दैट मीन्स पीके कम होगी। तो आपको ये 3 रिलेशन ध्यान में रखने होते हैं। बहुत बार ऐसी मिस्टेक होती है कि हमें एसिडिटी निकालनी आती है, हम कॉन्सेप्ट सही लगाते हैं, क्वेश्चन में पूछा होता है पीके वैल्यू, हमें ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ता है, हम करते नहीं, हम डायरेक्टली एसिडिटी का ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बेसिसिटी का भी पूछते हैं, तो बेसिसिटी में जो पीके वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी के। जितनी ज़्यादा होगी बेसिसिटी, उतनी ज़्यादा होगी पीके वैल्यू। ठीक है, आप एक ध्यान रख लो, दूसरा इसका जस्ट रिवर्स है। इसके बाद एक ये ना बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। देखो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, इन तीनों की ना आपको बतानी है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब क्या होता है, जैसे हम ऐसे कंपाउंड्स देखते हैं, हमारा माइंड चलना स्टार्ट होता है कि अच्छा इसको बॉन्ड को अगर हम ब्रेक कर दें, बेसिकली वो इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो हमारा माइंड ऐसे वर्क करना स्टार्ट करता है कि इसको अगर मैं ऐसे ब्रेक करवा दूं तो फिर ये ऐसे बन जाएगा, है ना। बस अगर एक बार आपने ये वाली अप्रोच पकड़ी, अब आप कहाँ से गलती आना है, क्योंकि बात ये है, आप कहोगे ये एरोमेटिक है ना। अगर एरोमेटिक है दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है ये कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। कैसे बना होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से बना होगा कंबाइन होके, है ना। आपको बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, दैट मीन्स तोड़ दो उसको यहाँ से। कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं कि वहाँ पे वो रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक करना है या फिर वो कैटायंस एनायन लाइक फॉर्म करना है, ऐसा है ही नहीं। आपको सिर्फ इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन को दे दो, हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन को ले जाने दो। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी से। कैसे देखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। जैसे जो ये वाली कार्बन है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाली कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाली कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या होता है, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है।
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही वाला है, बहुत बार पूछते हैं और बहुत बार स्टूडेंट्स का गलत भी होता है। जो एस कैरेक्टर है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो इस वाले केस, ठीक है, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, रेडिकल की स्टेबिलिटी नहीं देखनी आपको। सिंपल आपने बॉन्ड ब्रेक करवाना है, जो कि हम एस कैरेक्टर से निकालेंगे। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते ही हैं। फिर अगर हम बात करें एरोमेटिसिटी की, तो यहाँ से ना कई टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है, आपको कोई कंपाउंड दे देंगे, बताना होगा किस टाइप का कंपाउंड है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, किस टाइप का है, ठीक है। या फिर 2 कंपाउंड्स दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, होमो एरोमेटिक क्या होते हैं, और ऐसे ही नॉन एरोमेटिक क्या होता है, आपको पहचानने आने चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है, आपको ना बहुत बार हाइलाइट्स देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, एक ये है, एक लेट से मैंने 4 मेंबर रिंग में ये लगा दिया इस तरह से करके, या फिर एक मान लो 5 मेंबर रिंग में लगा दिया ऐसे। तो यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि एक्वस AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेशन कौन से वाला देगा, ठीक है। करना क्या होता है, कुछ नहीं करना। एक्वस AgNO3 मतलब Ag प्लस आएगा, यहाँ से उसने Br माइनस निकालना है, यहाँ पे क्या बनेगा, इधर प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा। आप चेक कर लो इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नहीं है। जो एरोमेटिक बनेगा वो जल्दी दे देगा प्रेसिपिटेशन, जो एंटी एरोमेटिक बनेगा वो देगा ही नहीं, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में बेसिकली बात है कि सारे ही केसेस में आपका एरोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट ही चेक हो रहा होता है, बट अलग अलग तरह से पूछते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार्बोकैटायन दे दिया कोई, या फिर कोई कार्बोनाइन दे दिया, कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको, देखना वहाँ पे भी होता है कि जितना ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर होगा मतलब उतना ज़्यादा स्टेबल है, फिर उतना ज़्यादा एसिडिक है, उस तरह से हम देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, कई बार एरोमेटिसिटी वाले पोर्शन को NMR से भी कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता होता है कि जो भी अपने पास एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, जो एनिलीन्स होती हैं, उनके इंटरनल हाइड्रोजन और एक्सटर्नल हाइड्रोजन पे क्वेश्चन के बाद पूछते हैं। क्या पता होता है हमें कि जो इंटरनल हाइड्रोजन्स हैं वो क्या होते हैं, वो शील्डेड एरिया में होते हैं, उनकी वैल्यू नेगेटिव तक जा सकती है, और जो बाहर वाले होते हैं वो हाईली डीशील्डेड होते हैं, उनकी काफ़ी पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो NMR से कनेक्ट करके भी पूछा जाता है एरोमेटिसिटी को। या फिर बॉन्ड रोटेशन बैरियर भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह के बनते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस तरह से। अब इस पर्टिकुलर बॉन्ड के रोटेशन बैरियर की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। या फिर क्या पूछ सकते हैं, इसी वाले कॉन्सेप्ट को डायपोल मोमेंट की टर्म्स में भी पूछते हैं। बात यह है कि बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से, मान लो अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हैं, ऐसे करके ब्रेक करवाएंगे, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स की डायपोल मोमेंट बहुत हाई होती है, ठीक है। और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉन्ड आराम से रोटेट भी कर जाएगा, ठीक है, रोटेशन बैरियर कम होता है। इस तरह से करके आपका जो ये एरोमेटिसिटी वाला पोर्शन है, एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। ये 4-5 तरीके होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपने ये सारे कवर कर रखे होंगे, रिवाइज करके जाना। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ओके, जो ये IUPAC नोमेनक्लेचर है वैसे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका सिंपल बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैंने बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर अभी रिसेंटली एक टॉपिक ऑन डिमांड करके वीडियो अपलोड करी थी, मैं उसका लिंक दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ओपन सिस्टम्स होते हैं, मतलब सिंपल एसाइक्लिक कंपाउंड, लेट से कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा आपको दे दिया और यहाँ पे लेट से OH लगा दिया और यहाँ पे H लगा दिया। इसका आपसे IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ लिया। आप क्या होगा यहाँ पे, एक तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे देना या फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिए, अपने पास डबल बॉन्ड है, एक OH है। क्या होता है एग्जाम में कई बार आपको 3 से 4 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं और वहाँ से आपको डिसाइड करना होता है कि आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप ये ध्यान रखिए, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट हुआ है नेट में, ठीक है। तो फिर आपको डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम आनी चाहिए, बस उस तरह से करके नंबरिंग आपको करनी है, ठीक है। इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है तो इसके पास नंबर कम आना चाहिए, ठीक है, नोमेनक्लेचर के टाइम पे। इसके अलावा क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ तो EZ नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते क्या ये E एल्कीन है, ठीक है। तो EZ का कॉन्सेप्ट भी कई बार नोमेनक्लेचर में इंक्लूड करवा के पूछते हैं, या फिर जो RS नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो भी कई बार इसी में इंक्लूड करा के पूछते हैं, ठीक है। तो आप ये भी देखेंगे नोमेनक्लेचर में इतना पोर्शन पूछते हैं। फिर अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो यहाँ पे क्या होता है, इनएंशियोमेरिक एक्सिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपसे इनएंशियोमेरिक एक्सिस कैलकुलेट करवा सकते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन या फिर स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करवा सकते हैं, या फिर क्या होता है
आर जो कंपाउंड है या जो एस कंपाउंड है उसकी परसेंटेज कितनी है मिक्सचर में, वो भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो फिर ये वाला क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंट है CSIR नेट में, जहाँ पे आपको बताना होता है कि स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी है। कई बार क्या होता है, सिंपल आपको लेट से कुछ कंपाउंड दे दिया, सिंपल साइक्लोहेक्सेन दिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप लगा देंगे और फिर पूछेंगे कि कुछ भी ग्रुप लगा सकते हैं, यहाँ पे OH लगा सकते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट से आप देखोगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन होगी। तो ऐसा आपको चेक करना होता है कि चेयर फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है या फिर हाफ चेयर में ज़्यादा है या फिर ट्विस्ट बोट में है या बोट में है, ठीक है। तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट बनता है। इसके बाद न्यूमैन प्रोजेक्शन वाला भी एक क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाऊँ, लेट्स से यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है ना, कुछ इस तरह से है, तो ये हमारे पास क्या है, गोश फॉर्म है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस आएगा तो हम क्या बोलते हैं, गोश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है हम बोलते हैं स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर इक्लिप्स भी कुछ केसेस में स्टेबल होती है। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, जहाँ पे आपको बताना ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी है, ठीक है। इसी में फिर एक ये टाइप का क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि मुझे याद रहे, मैं आपको बता पाऊँ। जो ये वाला कंपाउंड है ना, ये इस वाले कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला जो है ज़्यादा स्टेबल है। रीज़न क्या है, देखो इसमें ना और भी ग्रुप लगे होते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ इतना दिखाया, और भी ग्रुप लगे होते हैं। देखो जैसे आप सपोज करिए मैंने यहाँ CH लगा दिया और लेट्स से यहाँ CH लगा दिया, ठीक है, तो फिर भी ये वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो एक्चुअल पोजीशन है उसके ऊपर लोन पेयर आएगा, यहाँ पे भी एक्चुअल पोजीशन पे लोन पेयर आएगा, ठीक है। तो हम जो 1,3 डायरेक्शनल इंटरेक्शन की बात करते हैं वो लोन पेयर की बहुत कम होती है, एटम के कंपैरिजन में लोन पेयर की बहुत कम होगी, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो लोन पेयर ये है ना, और जो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, आप देखो यहाँ पे जो ये CH3 वाला ग्रुप है, इसकी इस बार जो है इंटरेक्शन वो किसके साथ है, H के साथ, और यहाँ पे जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है उसकी लोन पेयर के साथ है। तो कंपैरेटिवली ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। जब जो बल्कि ग्रुप है उसकी 1,3 डायरेक्शनल इंटरेक्शन आती है विद लोन पेयर, तो वो ज़्यादा स्टेबल बनता है, ठीक है। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने बात करी सारी कि यहाँ पे स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी होती है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, हाँ ये भी आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको ना 2 कंपाउंड्स दे रखे होते हैं और बताना होता है कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या वो आपस में आइडेंटिकल कंपाउंड मतलब सेम ही कंपाउंड है, अलग तरीके से लिखा हुआ है, या फिर क्या वो इनैंशियोमर्स हैं या फिर क्या वो डायस्टीरियोमर्स हैं। एक तो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा क्या होता है, आपको एक कंपाउंड दिया होता है, उसमें 2 H को हाईलाइट कर देंगे, बताएंगे, बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या ये डायस्टीरियोटॉपिक टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं या फिर इनैंशियोटॉपिक हैं या फिर होमोटॉपिक है, ये आपसे पूछते हैं। और हो सकता है कि H के प्लेस पे यानी कि प्रोटॉन ना दिखा के आपको 2 मिथाइल ग्रुप दिखा दे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ऐसे ही एक बार ये भी पूछा गया है कि कार्बोनिल फेसिस हैं, उनके बीच में आपको रिलेशन बताना है कि वो किस टाइप के कार्बोनिल फेसिस हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अलग से वो बनाया था, रैंक पोस्टर बनाया था शायद, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वैसे तो टाइम बहुत कम है एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा सा देखना है, मैंने पूरा चैप्टर करवाया हुआ चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख सकते हैं। इनैंशियोमेरिक एक्सेस वाला पोर्शन भी वहाँ पे कवर्ड है, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें RS नोमेनक्लेचर की, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ट्रिक से भी हो जाता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। अलीन सिस्टम हो गया या फिर बायफिनाइल सिस्टम हो गया, स्पायरो सिस्टम्स हो गए, या फिर वो कौन से होते हैं, एंसर कंपाउंड्स हो गए, साइक्लोफेन्स हो गए, हेलिकल वाला भी पूछा हुआ है जिसमें हम RS के प्लेस पे P और M से बता रहे होते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। एंसर कंपाउंड्स ये सब पूछते हैं, तो आपको इनका नोमेनक्लेचर आना चाहिए। इसके अलावा मैंने लिखा है यहाँ पे कि RS नोमेनक्लेचर का यूज़ पूछते हैं जनरली IUPAC में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, है ना, वैसा। इसके बाद अगर बात करें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये वाला क्वेश्चन ये आपको ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में देखने को मिलता ही है। आपको 1H NMR का डेटा दे रखा होता है, या फिर कई बार कार्बन 13 NMR का डेटा दे रखा होता है, IR का वहाँ पे डेटा गिवन होता है, और आपको बताना होता है कि जो ये डेटा यहाँ पे गिवन है इससे सबसे ज़्यादा मैच कौन से वाला कंपाउंड कर रहा है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो ऐसे वाला क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर IR से, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी नहीं एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार देखने को मिल रहा है, जिसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जनरली उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एस्टर है उसकी वैल्यू, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कीटोन। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं CSIR नेट में। और एक तो क्वेश्चन मुझे भी बोलते बोलते याद आ गया, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये Cl है और एक जो Cl है वो एक्चुअल पोजिशन पर है। आपको इन दोनों में से बताना है, लेट्स से कंपाउंड A है
और ये कंपाउंड भी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछते हैं, उसमें जितने टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं वो ऑलमोस्ट पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये वाला पोर्शन आना चाहिए। जैसे अगर हम इन दोनों की बात करें तो इस वाले केस में जो ए है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू बी। रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो ये Cl है अपना, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो क्योंकि ज़्यादा पास पास है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, ये इस तरफ बेंड करेगा। दैट मीन्स जो ये वाला बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए ए वाले की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बी। ठीक है, ओके। फिर एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे ना ऑर्डर ही पूछते हैं आपसे IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज का कि इन तीनों कंपाउंड में ज़्यादा किसकी होगी। हम क्या बोलते हैं, जैसे जैसे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ते हैं वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। एंड देन अगर बात करें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही, तो फिर आजकल ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें भी आपको कई बार स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होता है। उसमें कॉन्सेप्ट लग रहा होता है या तो अल्फा फिजन का, या फिर मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट, या फिर इंटेंसिटी रेशियो से भी हिंट मिल जाता है। जैसे सपोज करो Cl वाले केस में या फिर Br वाले केस में कि वहाँ पे Cl प्रेजेंट होगा कंपाउंड में या फिर Br प्रेजेंट होगा, तो वो इंटेंसिटी रेशियो का यूज़ करके भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अल्फा फिजन एंड मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट और ये इंटेंसिटी रेशियो वाला पोर्शन देख लेना। बस ध्यान रखना जो Br होता है बहुत सिंपल है, इसमें तो पास्कल्स ट्राइंगल वाली रेशियो फॉलो होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने देखा होगा बहुत बार कार्बन 13 NMR में कितने नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे किसी कंपाउंड में, वो भी पूछते हैं। कंपाउंड कुछ बहुत सिमेट्रिकल सा दिया होता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल बहुत कम निकल के आते हैं। कंपाउंड बहुत बड़ा दिखता है बट वहाँ पे सिमेट्री बहुत ज़्यादा होती है, प्लेन्स बहुत सारे होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ सिग्नल बहुत कम आते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी फ्रिक्वेंट है, कार्बन 13 में पूछ लेंगे या फिर 1H NMR में पूछ लेंगे, तो ये वाला पोर्शन भी बनता है। देन अगर हम बात करें नेचुरल प्रोडक्ट्स की, वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पे रैंडम पूछते हैं, लेकिन जो एक ये वाला क्वेश्चन इसमें क्या होता है, मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, ये काफ़ी फ्रीक्वेंट है क्योंकि हम इस वाले वीडियो में मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला भी बनता है। क्या होता है, आपको एक साइड तो कंपाउंड्स दिए होते हैं, एक साइड उनकी क्लास दी होती है कि प्रोटीन है, हार्मोन है, या फिर टर्पीन है, ठीक है, या फिर एल्कलॉइड है, अमीनो एसिड है, इस टाइप से पूछता है, आपको मैच करना होता है। ऐसे वाले क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते। आप ना, आपको अगर 4-5 कंपाउंड दे रखें, सपोज आपको उसमें से 2 या 3 का आइडिया, बाकी 2 का आइडिया ही नहीं है, तो भी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो इस वाले केस में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, इसको देख लो एक बार। अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, इनको एक बार याद कर लो क्योंकि ये वाले कंपाउंड से पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो हो सकता है इस बार एक आधा फंस जाए, तो लगा के आ जाना। ठीक है, अगर हम बात करें इंसुलिन की, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, कैरेटिन एक प्रोटीन है। एल्कलॉइड से एग्जाम्पल देखिए, इसको याद करना भी ईजी है। ध्यान रखना, ये वाली टिप शायद आपको एग्जाम में काम आ जाए। जिसके पीछे भी INE लगा होता है वो एल्कलॉइड्स होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, एग्जाम में काम आएगी। मॉर्फिन हो गया, निकोटीन, कैफीन, एट्रोपिन, कोकीन और एफिड्रीन। ठीक है, ये एग्जाम में, ये भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, आई थिंक मॉर्फिन भी आया है एग्जाम में। तो जिनके पीछे भी INE है वो जनरली एल्कलॉइड्स होते हैं, तो ट्राई कर लेना। और बाकी आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही टर्पीन्स के मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए, इनको याद कर लो, एग्जाम में कोई दिख जाए टिक मार्क करके आ जाना। ठीक है, तो ये अपना बनता है नेचुरल प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंट ईयर्स में, तो मतलब ऑल्टरनेट ईयर्स में तो पूछ ही लेते हैं, तो आप ध्यान रखना इस वाले पोर्शन का। देन आती है इन रिएक्शन। अगर आप पेपर को बहुत ध्यान से देखो ना, तो आपको समझ में आएगा कि इन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर पेपर में एक बार ज़रूर पूछते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस रिएक्शन के साथ ये है कि वहाँ पे एग्जाम टाइम पे पता ही नहीं चलता कि इन रिएक्शन है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ा है, जिनको इन रिएक्शन आती है, आपका ना अगर कोई भी क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में, आपको समझ नहीं आ रहा अप्रोच कैसे होगा, देखने में ठीक लग रहा है बट समझ नहीं आ रहा कैसे अप्रोच होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप सोचना कहीं इन रिएक्शन तो नहीं लग रही। आप जिस भी क्वेश्चन में जहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉन्ड्स को रोटेट कर आगे प्रोडक्ट बनाना हो, या फिर समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कैसे होगी रिएक्शन, तो वहाँ पे आपको इन रिएक्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, कई बार ये किसी एक स्टेप में पूछ लेते हैं कि कई बार अलग से क्वेश्चन सिर्फ इन रिएक्शन का आता है, तो इसको बस पहचानना डिफिकल्ट होता है। आप बस एक बात मान लो मेरी, जब लगे ना कि क्वेश्चन फर्स्ट है, समझ आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है, तो एक बार सोचना कहीं इन रिएक्शन तो नहीं है, कर लोगे। ठीक है, इस साथ एक और टिप है कि अगर आपको कहीं पे हीटिंग दिया हुआ है,
कोई रिएजेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हीटिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको एलिमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं सोचना है। सबसे पहले आप सोचेंगे वहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो नहीं हो रही कहीं। जैसे ही हीटिंग दिखे, क्योंकि देखो हीटिंग वाले केस में डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, एलिमिनेशन भी होता है, साइक्लाइजेशन भी होता है और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस भी होती हैं, ठीक है। तो ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले अगर आपको हीटिंग दिख जाए तो एलिमिनेशन सारी चीज़ें कंसीडर मत करना, आप सबसे पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ट्राई करो कि वहाँ पे कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो फिर वही होगी 101%। अगर नहीं हो रही है फिर आगे सोचना कि एलिमिनेशन हो सकता है क्या, या फिर साइक्लाइजेशन है क्या, या फिर अगर कहीं COH ग्रुप दिख रहा है तो फिर डीकार्बोक्सिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैंने लिखा हुआ है आगे, ठीक है। तो उसके भी आपको पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी है, बट जैसे हीटिंग दिखे सबसे पहले हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, इनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें डील-सैडलर रिएक्शन की, वैसे तो पेरिसाइक्लिक से ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस पूछते हैं, बट जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डील-सैडलर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंट है, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा शायद, ठीक है। होता क्या है, कई बार क्या पूछते हैं, जो डाइंस होती हैं आपको डाइंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना होता है कि डील-सैडलर रिएक्शन में सबसे फास्ट कौन सी रिएक्ट करेगी। ध्यान रखना, सिसोइड फॉर्म जितनी ज़्यादा बन रही होगी, यहाँ पे परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी सिसोइड फॉर्म की, उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। इसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपने डाइन और डाइनोफाइल को कंबाइन किया, वहाँ से प्रोडक्ट बना, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बतानी है। देन एंडो बनेगा प्रोडक्ट या फिर एक्सो बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी वाली ज़्यादा स्टेबल होगी, डेल्टा H नोट की वैल्यू या फिर डेल्टा S नोट की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पूछ चुके हैं एक बार, दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। डेल्टा H भी नेगेटिव आता है, डेल्टा S नोट भी नेगेटिव आता है। ऐसे अगर हम बात करें आगे और क्वेश्चंस की और टॉपिक्स की, तो सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन बहुत सिंपल टॉपिक्स है, बट इन पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। आपको सिंपल एक कंपाउंड देंगे, सारी कंडीशन लगा देंगे, ऑप्शन में दिखेगा या तो वहाँ पे उसमें सब्सटीट्यूशन का भी ऑप्शन होता है, एलिमिनेशन का भी होता है, बहुत ध्यान से देखना होता है। या फिर कई बार क्या होता है, सिर्फ सब्सटीट्यूशन के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको डिसाइड करना है SN1 लगेगा, SN2 लगेगा, SNI लगेगा, वो आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। देन अगर हम बात करें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो यहाँ पर आपको ना पेरिडीन के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैंने लिख दिया केमिस्ट्री ऑफ पेरिडीन का मतलब नहीं अलग से कोई चैप्टर या टॉपिक, ऐसा नहीं। केमिस्ट्री ऑफ पेरिडीन में मैं कहना चाह रही हूँ कि इसकी जो सिंथेसिस है नेम रिएक्शन वाली 2-3 वो आपको देखनी है, और जैसे केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपको देखने हैं। केमिकल रिएक्शंस पे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हेटेरोसाइक्लिक वाले पार्ट्स अगर आपने पढ़ाई है तो जो पेरिडीन वाला पोर्शन है उसको अच्छे से कवर कर लेना। आगे चलते हैं। ओके, कपलिंग रिएक्शंस, ये भी आपको हो सकता है किसी एक स्टेप में पूछे, क्योंकि आपको पता ऑर्गेनिक में क्या होता है, आपको रिएक्टेंट दे दिया, रिएजेंट दे दिया, एक प्रोडक्ट बना ए क्या कुछ और ऐड कर दिया, B बन गया, ठीक है। फिर B से हो सकता है फर्दर कोई कंडीशन डाल के C बन जाए। तो हो सकता है किसी एक स्टेप में आपको कपलिंग रिएक्शन देखने को मिल जाए, हर बार एग्जाम में देखने को मिलती है। अब मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, वैसे नाम से कभी पूछा नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल में कभी पूछ ले शायद, कि आपको यहाँ पे नाम लिख दे एक तरफ कपलिंग रिएक्शंस के, और ये पूछ ले कि इनमें कौन सी मेटल यूज होती है। तो यहाँ मैंने लिखे भी हैं, जैसे स्टील कपलिंग में टिन होता है, यामा में सिलिकॉन होता है, सोनागशीरा में कॉपर होता है, यहाँ पे एल्काइंस भी होती है उसमें सबस्ट्रेट में, ठीक है। सुजुकी में बोरोन होता है, ऐसे नेगेशियम में जिंक है, कुमाडा में मैग्नीशियम है, हैक कपलिंग में पैलेडियम है। हैक कपलिंग के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। बाकी सारे स्टेप्स जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, ट्रांसमेटिलेशन हो गया, या फिर अपना रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया, सारे स्टेप्स हमें कॉमन ही होते हैं। अगर आपने एक सीख ली ऑलमोस्ट आपको सारी आ गई, ठीक है। इसके बाद जो हैक कपलिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, स्टेप्स फिर भी सेम है, बट हाँ यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और मैंने इस पर टॉपिक ऑन डिमांड में करवाया था ये वाला टॉपिक, तो उसका लिंक भी मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है कपलिंग। अब आते हैं नेम रिएक्शन पे। वैसे तो अगर मुझे वीडियो बनानी होती नेम रिएक्शन के ऊपर, मैं अलग से पूरी एक वीडियो बना देती कि 20 सबसे ज़्यादा पूछने वाले या फिर 20 ऐसे नेम रिएक्शन जो CSIR नेट में आते हैं, बट उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जितना लिखेंगे ना हो सकता है उससे कोई नया ही नेम रिएक्शन आपसे पूछ लें एग्जाम में। बट ऐसा जो बहुत फ्रीक्वेंट है नेम रिएक्शन, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी दिखेंगे, उनकी मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दी है। ये तो एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो, बस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपने बहुत सारे नेम रिएक्शन करे हैं, इनको ही बस सिर्फ रिवाइज कर लो कि बाय चांस अगर अपना लक अच्छा हुआ और ये वीडियो अपने कुछ काम आई तो हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, आप अप्लाई करके आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले है बैकमैन रीअरेंजमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन। कुछ कंडीशंस में बैकमैन रीअरेंजमेंट होती है, बट अगर कहीं पे कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल बनता है, टर्शरी वाला जैसे हो, या फिर कहीं कॉन्जुगेशन है, तो वहाँ पे फिर फ्रेगमेंटेशन होगी, ठीक है। तो बैकमैन वाला पोर्शन आपने अच्छे से देखना है। ये रिएक्शन भी मैंने करवाई है यूट्यूब चैनल पे, जो भी करवा रखी होंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। मुझे लग रहा है कि मैंने सारी करवाई है, एक्चुअली ये भी करवाया हुआ है, ये भी करवाया है, ये भी करवाया है, ये नहीं ये करवाया है। साइक्लाइजेशन वाला पोर्शन नहीं करवाया, बट हाँ वैसे करवाई हुई है एल्डोल रिएक्शन, ये भी करवाई है और ये भी करवाई है, ठीक है। मैं आपको लिंक दूंगी इनका डिस्क्रिप्शन में। तो अभी बैकमैन काफ़ी पूछते हैं, फेवर्स की तो बहुत फेवरेट है CSIR नेट की, बहुत बार पूछते हैं, ठीक है।
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप देख लेना एक बार। अगर आपने नोट्स बनाए, अगर आप CSI नेट के लिए पढ़ रहे हैं, गेट के लिए पढ़ रहे हैं, आपने नोट्स बनाए होंगे, तो फेवर्स के रिएक्शन गेट में भी आता है, बट नेट में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, तो आपको करना ही है। बर्च रिडक्शन, ये भी काफ़ी फेवरेट टाइप का टॉपिक है, CSI नेट का पूछते हैं। इसमें ना कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं। लेट्स से कुछ इस तरह का सिस्टम दे दिया, ठीक है, इस पे यहाँ पे करवा रहे हैं बर्च रिडक्शन। तो यहाँ पे आपको डिसाइड ये करना होता है कि एक रिंग ये है, एक ये है, दोनों में से रिड्यूस कौन सी होगी। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जो रिडक्शन है ना, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे सपोज करिए A+ है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करके A बनाना है, ये रिडक्शन है। सो रिडक्शन का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको आप माइंड में रखना। अब देखो, आपके पास 2 रिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के टाइम पे ज़्यादा एक्साइटेड कौन सी वाली रिंग होगी? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको ज़रूरत है ना। तो आपको बेसिकली डिसाइड करना है कि दोनों रिंग्स में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग कौन सी है। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वो पहले रिड्यूस हो जाएगी, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको इस तरह से अप्रोच करना। अगर हम इन दोनों की बात करें, यहाँ पे क्या है, पायरोल है, और जो पायरोल है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। तो ये तो है इलेक्ट्रॉन रिच, ये है इलेक्ट्रॉन रिच, और ये है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट मीन्स ये वाली रिंग रिड्यूस होगी, ठीक है। ऐसे करके आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है, ऐसे और भी रिंग्स हो सकते हैं। उसका पेरिडीन लगा दें यहाँ पे, ठीक है। तो जो पेरिडीन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू बेंजीन, तो वहाँ पे फिर पेरिडीन वाली रिड्यूस होगी। तो ऐसे करके जब भी आपको 2 रिंग्स में से डिसाइड करना हो, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी कंपैरेटिवली वही रिड्यूस होगी, ठीक है। आगे आते हैं एल्डोल रिएक्शन में। एल्डोल रिएक्शन कई टाइप के बनते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आपको आते होंगे बनाने, कंडेंसेशन वाला पार्ट भी आता है, बट साइक्लाइजेशन वाला पार्ट भी यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्पल या फिर मिट्सुनोबू रिएक्शन की, यहाँ पे ये डेड रिएजेंट होता है, इन्वर्ट कर देता है कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट मतलब यूज़ हो जाता है कहीं ना कहीं। इसकी भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लेना। और फिर अगर हम बात करें ये वाले ओलिफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कब ट्रांस एल्कीन बनेंगी, कब सिस बनेंगी। सो इसमें पीटरसन ओलिफिनेशन आ गया, और फिर अपना जूलिया ओलिफिनेशन आ गया, कोरी विंटर सिंथेसिस आ गया। सब होता है एल्कीन सी बनती है, बट आपको पता होना चाहिए किसमें ट्रांस वाली बनेगी, किसमें सिस वाली बनेगी, उसका ध्यान रखना। मैंने ये करवाए हुए हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से देख लेना। आगे चलते हैं, लास्ट है रिएजेंट्स। वैसे तो ये टॉपिक इतना इनफाइनाइट है, हम जितने करेंगे कम ही रहेंगे, बट फिर भी जो बहुत बार रिपीट होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक पोर्शन आता है ओजोनोलिसिस का, ठीक है। अब ओजोनोलिसिस में 2 टाइप के बनते हैं। आपको पता है कि अलग से ओजोनोलिसिस लिख के कोई देगा नहीं, O3 मिलेगा आपको, ओजोन है, ठीक है। अब अगर इसके साथ लिखा हुआ है Me2S, तो ये हो गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर ऑक्सीडेटिव है तो आपको लिखा हुआ मिलेगा O3, या फिर कोई साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल H2O2, ठीक है। तो 2 टाइप की होती हैं, आपको ध्यान रखना है इनका, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है इपोक्सीडेशन। अब इपोक्सीडेशन में ना कई सारे रिएजेंट्स करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मेटा CP भी है, जो कि बहुत पॉपुलर है, होता ही है यूज इसके लिए। एक फिर ये आता है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन। बहुत बार नहीं पूछते, बट हाँ इपोक्सीडेशन ऐसा जो आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी करवाया हुआ है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर लेना। जितने रिएजेंट्स यहाँ पर है जो मैंने कवर किए होंगे, उनका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक पक्का कर लेना। इसके बाद ये रिएजेंट भी यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ करते हैं, सेम काम उसने वही करवाना है, इपोक्सीडेशन ही कराएगा। और फिर DMDO भी होता है, वो भी इपोक्सीडेशन ही करवाता है ना। देन आता है हाइड्रोबोरेशन। ये भी वैसे तो बहुत सिंपल है, बट किसी न किसी स्टेप में यूज़ हो जाता है, तो एक बार ये वाला पोर्शन भी रिवाइज कर लेना। एंड देन आइडोलैक्टोनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, CSI या नेट में देखने को मिलता है। क्या होता है, सिंपल आपको कुछ, मैंने शायद ये करवाया हुआ है, मुझे याद है कि मैंने करवाया है शायद, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक करना। तो आपको ऐसे रिएजेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले I2 डालेंगे, फॉलोड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट, हीटिंग भी करवा देते हैं, तो साइक्लाइजेशन होती है लास्ट में, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन, ये पहले गेट में बहुत पूछते थे, अभी लास्ट 1-2 बार से ये नेट में भी आ रहा है, ठीक है। तो उसका आप ध्यान रखना, सिंपल सी ट्रिक होती है। डीकार्बोक्सिलेशन तभी होगा अगर जो कार्बन आयन है वो स्टेबल बन रहा होगा। मैंने बहुत बार बताया, ये चैनल में भी बताया। जैसे सपोज करिए यहाँ लिखा हुआ मैंने CH2COOH, एक ये है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का है, ठीक है। और एक है सिंपल अपना लेट्स से CH2COOH, और यहाँ लगा हुआ है CH3। अगर मैं पूछूं इन दोनों में से रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा कहाँ पर होगा, कैसे डिसाइड करोगे? आपको चेक करनी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कैसे? देखो, जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ से होगा CO2 निकलेगी, मतलब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ऐसे
यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा पहले, इंटरमीडिएट ये है, तो आपको इसी की स्टेबिलिटी देखनी है। एक तो ये बना, इस वाले केस में क्या करेंगे, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाओ, यहाँ से ऐसे करा दो, क्या बनेगा CH3 CH2 माइनस। ठीक है, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व है ना, तो इसका रेट फास्ट होगा थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन का, इसका नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके भी सिर्फ आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है वहाँ पे कार्बन आयन की, कॉन्सेप्ट यही है। अब घुमा फिरा के कैसे पूछेंगे वो आप देख लेना। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन ब्यूटाइल लिथियम के ऊपर भी एज अ रिएजेंट इसको यूज़ करके बहुत क्वेश्चन आते हैं, विद टेमेडा भी पूछ सकते हैं, विदाउट भी पूछ सकते हैं, ये मैंने करवाया हुआ है। जिसने ये नहीं पढ़ा, पढ़ने का टाइम अगर आपके पास आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से देख सकते हैं, ये चिलेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, और फिर लास्ट में अपने आते हैं गिग्नार्ड रिएजेंट एंड गिलमन रिएजेंट। गिलमन कौन सा, ये वाला R2CuLi। ठीक है, ये वाला आपने देखा होगा Me2CuLi, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली अपनी वीडियो थी जिसमें हमने 20 टॉपिक्स बेसिकली मैंने लिखे हैं यहाँ पे, हालांकि टॉपिक बहुत ज़्यादा ही हो गए क्योंकि रिएजेंट मैंने अलग से स्पेसिफाई कर दिया आपको। देन हमने नेम रिएक्शन देख ली, कपलिंग रिएक्शन देख लिए। ठीक है, तो ये ना ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक में ये वाला पोर्शन ज़्यादा पूछते हैं। तो वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना था कि अगर लास्ट में रिविजन में टाइम आपके पास कम है और सारे टॉपिक्स अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे तो जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं एटलीस्ट वो तो रिवाइज करके जाओ, क्योंकि अगर एग्जाम में यहाँ से 3-4 भी आ गए, मेरा तो मोटिव फिर ठीक है, मेरा तो सेटिस्फाई हो गया कि मैंने जो बनाया था सोच के कि आपकी लास्ट मोमेंट पे हेल्प हो जाए, वो हो जाएगी। ठीक है, तो बस इनको एक बार रिवाइज करके जाना। अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो अगर कंपेयर करें इसको ऑर्गेनिक और फिजिकल से, तो इसका सिलेबस काफ़ी कम होता है दोनों ही कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात ये होती है, टॉपिक कहने के लिए एक होता है बट वहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम केमिकल बॉन्डिंग से ही स्टार्ट करें तो यहाँ पे आता है अपने पास VSEPR थ्योरी। अब इसमें ना ये हो सकता है आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे, उससे उसका आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, या फिर उसका शेप कैसा होगा, शेप हो सकता है या फिर स्ट्रक्चर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर भी पूछ रहे हैं आपको शेप ही बतानी है, या फिर उसकी ज्योमेट्री पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं NH3 की लेट से, तो यहाँ पे ज्योमेट्री तो है टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या स्ट्रक्चर की बात करेंगे दैट इज पिरामिडल। ठीक है, इसका ध्यान रखना होता है। तो आप ध्यान रखिए, जो आप हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हैं sp3, तो यहाँ से क्या बोलते हैं कि टेट्राहेड्रल होगा, तो वो ज्योमेट्री होती है। इसमें कन्फ्यूजन होती है बहुत बार स्टूडेंट्स को, शेप पूछते हैं आप ज्योमेट्री की बता के आते हो, या फिर ज्योमेट्री पूछते हैं शेप बता के आते हैं, वैसे नहीं करना है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कोई 1-2 मॉलिक्यूल दे सकते हैं, उसका आपको बॉन्ड एंगल बताना होगा। अब बॉन्ड एंगल बताने के लिए पहले आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे। तो ये भी हमारा VSEPR के अंडर ही आता है। इसके अलावा एक ये काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो CSIR नेट में पूछते हैं कि आपको ना एक मॉलिक्यूल दे दिया, आपको बताना ये कि या तो पूछेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उस मॉलिक्यूल का, उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल ये पहले आ चुका है I3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी फ्रीक्वेंट है। इसके लिए भी अब देखो, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे पता ही नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर VSEPR का रोल आ जाएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है डायपोल मोमेंट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये तीनों दे दिए, आपको बताना है कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है, सबसे ज़्यादा किसके डायपोल में, सबसे कम किसके है, वो बताना होगा। तो ऐसे करके हमारा ये पोर्शन ये वाला हो गया। ऐसे अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑलमोस्ट आपको हर बार देखने को मिलता है। अब बात ये कि हमेशा सेम टाइप का नहीं आएगा, कुछ अलग अलग पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, जितना बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी, है ना। कॉन्सेप्ट तो सेम, आपको निकालना आना चाहिए। इसके अलावा ये आजकल ना पूछ रहे हैं, लास्ट टाइम अगर आप चेक करोगे, लास्ट 2-3 साल के पेपर देखोगे, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार पूछ रहे हैं कि कोई भी आपको देते हैं स्पीशीज, जैसे फॉर एग्जांपल CN माइनस एग्जाम में पूछा गया है, O2 माइनस पूछा गया है, इसका आपको होमो बताना है या फिर लूमो बताना है। होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और क्या है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताने के लिए आपको MOT तो बनाने पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, एमओ डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी, ये बहुत बेसिक टॉपिक है। इनफैक्ट जनरली हम ये डिस्कस भी नहीं करते क्लास में पढ़ाते टाइम, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इतना बेसिक होता है। कुछ नहीं करना, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, उसके बेसिस से बताना होता है कि जो आपको 3-4 एलिमेंट्स दे दिए गए हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किस में होगी, लोएस्ट किस में होगी। तो बात यहाँ पे वही वाली है, कौन से फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी हाफ फिल्ड है, जनरली यहाँ से पूछते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे आइसो
आइसोमेरिज्म एक पोर्शन है ऐसा जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। आपसे पूछ लेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, या फिर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, या फिर पूछ सकते हैं दोनों को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई पूछ ले कि आपको जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर बात करें हम कलर एंड स्पेक्ट्रा की, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से क्वेश्चन सिंपल आते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक तो अपना चार्ज ट्रांसफर वाला हो गया, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर या फिर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। या फिर क्या होता है कई बार सिंपल पूछते हैं कि कौन से वाली ट्रांजिशन अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से 4F3 यहाँ से ट्रांजिशन हो रही है लेट्स से 5 और ये 3 ऐसे करके, तो क्या ये ट्रांजिशन अलाउड है या फिर नहीं है, कैसे बताएंगे? पहले आप ये चेक कर लो, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। अगर सेम, पहले तो वही दिख रहा है ना हमें, तो यहाँ से हमने सिर्फ स्पिन मल्टीप्लिसिटी को देख के बता दिया कि ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही अलाउड या फॉरबिडन ट्रांजिशन भी पूछ लेते हैं, चार्ज ट्रांसफर तो पूछते ही हैं। ध्यान रखिए अगर ये वाले हैं तो फिर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कई बार तो मेंशन होता है वर्ड चार्ज ट्रांसफर, LMCT देखने को मिल जाता है, फिर MLCT देखने को मिल जाता है, या फिर कई बार क्या होता है डायरेक्टली आपसे इंटेंसिटी पूछते हैं, 4-5 कंपाउंड दे देंगे, सबसे ज़्यादा इंटेंस कौन सा होगा, ठीक है। और उसी को फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की टर्म्स में भी पूछते हैं कि हाईएस्ट किसका होगा। तो बात यह है जितना ज़्यादा इंटेंस होगा उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की, जिसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं अपना एब्जॉर्बेंस वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो बात ये भी पूछते हैं, सही है, ये आपको करना है। इसके अलावा आप रिवाइज करके जाएंगे ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट जो है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन है अपना कोऑर्डिनेशन का, वहाँ जो पोर्शन है ट्रांस इफेक्ट, जिसमें आपको एक सबस्ट्रेट दे दिया, उसमें 1-2 आपको लिगेंड ऐड करके दे देंगे, आपको बताना होगा कौन से वाला प्रोडक्ट बनेगा, सिस बनेगा, मेजर सिस बनेगा या फिर ट्रांस बनेगा, या फिर ऐसे करके पूछते हैं। तो बेसिकली ट्रांस इफेक्ट में जो ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर होता है उसको याद करके जाओ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, उसको एक बार रिवाइज पक्का करके जाना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है। तो ये लीव करके नहीं जाना है। इसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैग्नेटिक मोमेंट में या तो होता है कि वो ट्रांजिशन मेटल आयंस का पूछ लेंगे आपसे, मैग्नेटिक मोमेंट निकलवा लेंगे, या फिर लेंथेनाइड आयंस का भी निकलवाते हैं, ठीक है। कई बार स्पिन ओनली वैल्यू पूछ लेते हैं दोनों ही केसेस में, है ना। या फिर कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आएगा, या फिर कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें स्पिन ओनली वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की, तो वहाँ पर फिर आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें लेंथेनाइड आयंस की या फिर एक्टिनाइड्स की, तो वहाँ पर फिर आपको जी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब जी वैल्यू निकालोगे तभी निकाल पाओगे मैग्नेटिक मोमेंट इन केस ऑफ लेंथेनाइड आयंस, ठीक है। इसका ध्यान रखना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने फॉर्मूले बनते हैं इस वाले टॉपिक में आपको सारे आने चाहिए, अपने ट्रांजिशन मेटल आयंस वाले भी और लेंथेनाइड्स वाले भी, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओरेगल डायग्राम की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता है। आपसे पूछ लेंगे कितने एब्जॉर्प्शन बैंड्स होंगे, या फिर ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी, ओरिजिन क्या होगा ट्रांजिशन का, या फिर पूछ सकते हैं कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसकी ग्राउंड टर्म क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ओरेगल डायग्राम से ही निकलती हैं, तो आपको ये एक बार रिवाइज करके जाना उसको, ठीक है, कि कैसे बनता है, सारी चीज़ें देख के जाना एक बार। अगर कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कोऑर्डिनेशन, ऐसा भी नहीं कि 20-25 मार्क्स का आएगा, बट हाँ 12 मार्क्स का आ सकता है, 14 मार्क्स का आ सकता है, बाकी एग्जामिनर के ऊपर हो सकता है 5 नंबर में निपटा दे, है ना। आजकल कुछ भी हो जाता है एग्जाम में। तो मेन पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन पढ़ा हुआ है, ये वाले टॉपिक अच्छे से रिवाइज करके जाना। इसके बाद टर्म सिम्बल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब टर्म सिम्बल्स में भी देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वाला पोर्शन भी आपसे पूछ सकते हैं, जिसमें हम ये वाले सिम्बल्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख के जाएंगे। इसके अलावा लेंथेनाइड आयंस में भी आपसे टर्म सिम्बल्स पूछ सकते हैं, ग्राउंड स्टेट का टर्म सिम्बल पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनका एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल आयंस के भी आपसे टर्म सिम्बल्स पूछे जा सकते हैं, निकालना आना चाहिए, ठीक है। इसी में जो टॉपिक आता है अपना माइक्रोस्टेट्स का, कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी वो भी आना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी आनी चाहिए, माइक्रोस्टेट्स बोल लेते हैं हम, या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर डीजेनरेसी भी बोल सकते हैं, तो वो भी निकालनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछती हूँ कि जो D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी, तो ये भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला रिवाइज करके जाना। इसके अलावा अगर हम बात करें F ब्लॉक एलिमेंट्स की, मतलब लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हो गए अपने पास, यहाँ से ना बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो तभी सॉल्व हो पाएंगे अगर आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। तो अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, अभी मेरे कहने से एक बार इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन वापस देख लो, आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, ट्रिक भी होती है, ठीक है, तो आपको आनी चाहिए, उसको रिवाइज किए बिना मत जाना, क्योंकि वहाँ से ना कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक तो कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि जो आपको दे रखा है आयन, उसकी लेट्स से मैंने बोल दिया Ce3+ या फिर Eu3+, इसके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। या फिर आपसे पूछ लेंगे 2-3 आयंस देके आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी, जब तक लिखोगे नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकलवाएंगे तो पहले तो फिल करना पड़ेगा ना, उसके बाद आप जी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, उसके बाद ही निकलेगी इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हो गया, हमने डिस्कस कर लिया कलर भी, ठीक है, कलर को प्रेडिक्ट करने के लिए भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अगर आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा हुआ, आपको पता है मैं कैसे बात कर रही हूँ, कौन सा टॉपिक की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना। एक जो उसमें पोर्शन आता है 2-3 आयंस जो होते हैं, जिसकी जो अपने पास म्यू इफेक्टिव आता है या स्पिन ओनली वैल्यू जो आती है, जो हमारे पास डेविएट करती है फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, वो भी आपको याद करके जाना है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं, डायरेक्टली आता है, ठीक है, इसको रिवाइज करके जाना है इस वाले पोर्शन को। इसके बाद अगर हम बात करें OMC, ठीक है, अच्छा मुझसे ना कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक मिस हो गया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं इनर एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की। इसको भी देख के जाना अगर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो, मतलब रिवाइज करके जाना अच्छे से। अगर बात करें OMC की, तो OMC में कुछ क्वेश्चन फिक्स्ड हैं जो हमेशा आते हैं, लेकिन फिर भी गलतियाँ होती हैं। जैसे जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, उसमें आपको क्या करते हैं, सिंपल ना कंपाउंड दे देंगे या कॉम्प्लेक्सेस दे देंगे, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये 4 कॉम्प्लेक्सेस में से ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो आपको सिंपल इलेक्ट्रॉन काउंट करना आना चाहिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लिगेंड्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको आना चाहिए, अगर OMC पढ़े तो आता ही होगा पक्का, ये तो बिल्कुल बेसिक वाला पोर्शन, बट ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आइसोलोबल एनालॉगी से भी क्वेश्चन आता है, आपको देख कर जाना, मतलब रिवाइज करके जाना है एटलीस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कार्बन वाले पोर्शन की, श्रोक एंड फिशर कार्बन पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एक ये वाला काफ़ी क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं एग्जाम्स में कि आपको नंबर ऑफ CO बैंड्स बताने होते हैं IR स्पेक्ट्रा में। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ कि यहाँ पे जनरली आपसे 2 ज्योमेट्री में पूछते हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल, एक अपना TBP। लेट्स से मैंने इस तरह से लिखा, यहाँ पे CO है, यहाँ पे लेट्स से CO है, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया CH3। आपको क्या बताना है, इसमें नंबर ऑफ CO बैंड्स कितने आएंगे IR स्पेक्ट्रा में। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेट्स रूल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछते हैं, बहुत सिंपल है हालांकि, बट हर बार पूछते हैं। वेट्स रूल में बोरिन्स और कार्बोनिन्स पे अप्लाई करके आपको उनका स्ट्रक्चर या फिर क्लस्टर या फिर ज्योमेट्री बतानी होती है, ठीक है। तो ये आप रिवाइज करके जाएंगे। इसके अलावा जो OMC में अपना मेटल कार्बोनिल्स वाला टॉपिक होता है, इसमें उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको 4 से 5 मेटल कार्बोनिल दे दिए, आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, वो आना चाहिए। या फिर बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकते हैं, मतलब बेसिकली बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोनों ही केसेस में बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो वो आपको आना चाहिए, रिवाइज करके जाइएगा। आगे देखते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपने एसिड बेस चैप्टर पढ़ा है इनऑर्गेनिक वाला, तो उसमें जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं, उसमें जो एसिड बेस केमिस्ट्री हम पढ़ रहे होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट पहले अगर हम बात करें 3-4 एग्जाम से पहले, उस टाइम पे क्या होता था, हर टाइम 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता था। तो इस बार आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, आ जाए तो, अगर आपने रिवाइज किया है तो ध्यान रखना, अगर एसिड बेस पढ़ के जा रहे हैं तो नॉन एक्वस वाला पोर्शन एक बार जल्दी से देख लें, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है और काफ़ी सारा याद भी करना पड़ता है उसमें, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन जो है ना, कई बार बहुत बार ऐसे देखने को आपको मिलेंगे, हीमोग्लोबिन में पूछते हैं, हीमोसाइनिन और आपका हीमेरिथ्रिन, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर पढ़ा है और रिवाइज करने का टाइम नहीं है, इन तीनों वाला जो पोर्शन है उसको एक बार रिवाइज करके चले जाओ, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ही, तो जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन में पहले मेंशन करना भूल गई, बट यहाँ से भी क्वेश्चन देने को मिलता है। और लास्ट में अगर बात करें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्ट बार स्पेक्ट्रो का जो पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, बट अगर हम बात करें ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, यहाँ से क्वेश्चन जो मिलता है आपको देखने को, या तो आपसे सिंपल नंबर ऑफ लाइन्स निकलवा लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ESR लाइन्स या फिर नंबर ऑफ EPR लाइन्स, या फिर एक G वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है, G पैरेलल वैल्यू ज़्यादा होगी या फिर G परपेंडिकुलर, यहाँ से भी पूछते हैं, या आपका टेट्रागोनल
ऐसे वाले कंपाउंड्स जो टेट्रागोनल इलोंगेशन शो करते हैं या फिर जो कंप्रेशन शो करते हैं या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी जी पैरेलल और जी परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। तो ये सारे अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, मतलब आप पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम के लिए, तो फिर आपको समझ में आएगा मैं कौन से वाले टॉपिक की बात कर रही हूँ, है ना। तो आपको ये वाले टॉपिक्स एटलीस्ट रिवाइज करके जाने हैं। और ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी हमने बट ये वाले टॉपिक तो नहीं देखे, तो कोई बात नहीं, छोड़ो। आपको सिर्फ ना कॉन्फिडेंस अपना डाउन नहीं करना, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपके पास टाइम, उसको रिवाइज करने पे ध्यान देना है। और अगर वीडियो से कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, वैसे अब तो खत्म ही हो गया, बंद करने का फायदा नहीं है, बट हमें ये बोलना चाहिए जिन स्टूडेंट को लग रहा है ना कि कॉन्फिडेंस डाउन हो गया हमारा देखने के बाद, हमें लग रहा है कुछ आता ही नहीं है हमें, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। बहुत सारे टॉपिक्स आई एम वेरी श्योर अगर पढ़ी इनऑर्गेनिक आपने कवर किए होंगे। अगर कुछ 4-5 टॉपिक निकल गए जो आपने नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, एग्जाम में बहुत चॉइस होती है। पार्ट सी में आपको आउट ऑफ 60 सिर्फ 25 करने होते हैं, ठीक है। तो जब भी लगे ना कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, आपको सिंपल ये सोचना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में से आपको बहुत कम करने हैं, इतना पढ़ के जा ही रहे हैं, ठीक है। आराम से ढूंढ लेना जो पढ़ के गए उस वाले पोर्शन से। तो आपको सिर्फ सोचना है कि आउट ऑफ 60 25 करने हैं। 20 भी अगर आप करेक्ट करते हैं तो 80 और फिर नेगेटिव मार्किंग होगी, 75 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं आपके, है ना। और पार्ट बी है आपके पास, पार्ट ए भी है। तो कॉन्फिडेंस जब भी डाउन होने लगे नेट के पेपर के लिए, सिंपल सी बात है, आप सिर्फ सोचो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इतना तो हम पढ़ के जा ही रहे हैं, 60 में से 25 ना सही 20 निकाल लेंगे, है ना। तो बस इतना सोचना कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और हमें बहुत कम अटेम्प्ट करके आने हैं। तो अभी लास्ट मोमेंट पे कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हैप्पी लर्निंग।